अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद हाशिम हसन, आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। स्टूडेंट्स, आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कॉमन ऑब्जर्वेशंस का जिक्र करते हैं। जैसे बहुत सादा एग्जांपल है, अगर हमारे पास एक बलून हो और उसके अंदर हवा भर ली जाए। लेट्स सपोज बलून को नीचे से पकड़ा और ये बलून है, अगर इसे छोड़ें तो गैसेस नीचे की तरफ निकलेंगी और बैलून ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जो रॉकेट होता है उसमें गैसेस नीचे की तरफ एक्सपेल होती हैं, लेकिन रॉकेट ऊपर की तरफ मूव करता है। बिल्कुल इसी तरह जब गन चलाई जाती है तो बुलेट आगे की तरफ जाती है और गन पीछे की तरफ झटका खाती है, यानी रिकॉइल पैदा होता है। स्टूडेंट्स, इन सब एग्जांपल्स के अंदर कॉमन ये है कि इनमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड करता है, यानी मोमेंटम कंजर्व रहता है। यही आज हमने सीखना है, यही पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को पढ़ने के लिए हमें एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है जो आइसोलेटेड हो। आइसोलेटेड यानी तनहा, जिसमें किसी एक्सटर्नल एजेंसी, एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर रही हो। इस तरह के सिस्टम को कहा जाता है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम को हम इसी तरह से डिफाइन कर सकते हैं, अ सिस्टम इन विच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। स्टूडेंट्स, आइसोलेटेड सिस्टम की एग्जांपल अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं गैस मॉलिक्यूल्स इन अ परफेक्टली सील्ड कंटेनर। ऐसा कंटेनर जो परफेक्टली सील्ड हो, यानी जिसमें किसी किस्म की कोई लीकेज ना हो, यानी कोई एक्सटर्नल इफेक्ट ना हो। इस तरह के सिस्टम को कहा जाता है आइसोलेटेड सिस्टम। अब स्टूडेंट्स, आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो भी पार्टिकल्स होंगे, जो भी बॉडीज होंगी, जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, वो एक दूसरे के ऊपर तो फोर्स लगा सकते हैं, लेकिन उन पे बाहर से किसी किस्म की फोर्स अप्लाई नहीं हो सकती। जैसे फॉर एग्जांपल, गैस मॉलिक्यूल्स अगर कंटेनर के अंदर मौजूद हैं तो वो एक दूसरे के साथ टकराएंगे, वो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, वो दीवारों के साथ भी टकरा सकते हैं, क्योंकि दीवारें भी सिस्टम का हिस्सा हैं, लेकिन बाहर से किसी किस्म की फोर्स एक्ट नहीं कर रही होगी। इस तरह के सिस्टम को कहा जाएगा स्टूडेंट्स आइसोलेटेड सिस्टम। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को पढ़ने के लिए हम कुछ एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, हम कुछ बुक की लाइंस हैं जो लिखेंगे। उसके लिए स्टूडेंट्स हम सबसे सिंपलेस्ट केस लेंगे। हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, कंसीडर टू स्मूथ एंड हार्ड इंटरएक्टिंग बॉल्स ऑफ masses m1 and m2 moving in a straight line with velocities v1 and v2। स्टूडेंट्स, यहां तक की कहानी को पहले समझ लें। फर्ज करें कि हमारे पास दो बॉल्स हैं, एक m1 और दूसरी m2, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करती हुई जा रही हैं। जो मैस 1 है उसकी वेलोसिटी है v1 और जो मैस 2 है इसकी वेलोसिटी है v2। और ये तब की कहानी है जब अभी दोनों बॉल्स आपस में टकराई नहीं है। अब स्टूडेंट्स, यहां पे जो दोनों बॉल्स ली गई हैं वो हार्ड बॉल्स हैं और स्मूथ बॉल्स हैं। स्मूथ लेना इसलिए जरूरी है ताकि जब ये दोनों बॉल्स आपस में टकराएं तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव करें। और दूसरा स्टूडेंट्स, हार्ड बॉल्स ली गई हैं। हार्ड बॉल्स इसलिए लेना जरूरी है ताकि जब ये एक दूसरे के साथ टकराएं तो इन दोनों में कोई डिफॉर्मेशन पैदा ना हो, यानी इन दोनों की शेप चेंज ना हो। और अगर शेप चेंज नहीं होगी तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हीट पैदा नहीं होगी और हमारा सिस्टम आइसोलेटेड सिस्टम रहे, यानी परफेक्ट और आइडियल सिस्टम रहे। अब स्टूडेंट्स, अगली बात नोट कर लें, वो ये कि जब ये दोनों बॉडीज मूव कर रही होंगी तो v1 की वेलोसिटी v2 की वेलोसिटी से ज्यादा होगी, तभी तो ये दोनों बॉल्स आपस में टकरा पाएंगी। देखें, ये बॉल पीछे है, ये बॉल आगे है, इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी तभी तो ये इस मैस 2 के साथ जाके टकराएगी, अदरवाइज तो ये दोनों टकरा ही नहीं पाएंगी। तो हम ये लिख लेते हैं कि v1 इज ग्रेटर देन v2, v1 इज ग्रेटर देन v2। अब स्टूडेंट्स, अगली डायग्राम की तरफ चलते हैं। जब ये दोनों बॉल्स एक दूसरे के साथ टकरा रही होंगी, जब ये दोनों बॉल्स एक दूसरे के साथ टकराएंगी तो m1 m2 के साथ जाके टकराई है तो m1 m2 पे एक फोर्स लगाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन आप जानते हैं स्टूडेंट्स, न्यूटन्स थर्ड लॉ के मुताबिक सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती,
इसका मतलब यह है कि जब भी दो बॉडीज आपस में टकराती हैं तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। यही है न्यूटन थर्ड लॉ। यानी हम ये कह सकते हैं कि मास 1 मास 2 पे आगे की तरफ फोर्स लगाएगा जिसे F बोल देते हैं, और मास 2 मास 1 पे पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा जिसे मैंने F प्राइम बोल दिया। अब स्टूडेंट्स यहां पे हुआ क्या है, देखें, मास 1 ने मास 2 पे आगे की तरफ फोर्स लगाई है तो फिर मास 2 के अंदर पॉजिटिव एक्सेलरेशन पैदा होगा, और आप ये भी कह सकते हैं कि मास 2 की वेलोसिटी बढ़ जाएगी। जब मास 2 की वेलोसिटी बढ़ेगी स्टूडेंट्स तो इसका मतलब यह है कि मास 2 के अंदर पॉजिटिव इंपल्स ऑब्जर्व किया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह मास 2 मास 1 पे पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा जिसकी वजह से मास 1 की वेलोसिटी कम होगी। आप ये भी कह सकते हैं कि मास 1 के अंदर नेगेटिव एक्सेलरेशन पैदा होगा, और आप ये भी कह सकते हैं कि मास 1 के अंदर नेगेटिव इंपल्स ऑब्जर्व किया जाएगा। अब स्टूडेंट्स जब ये दोनों बॉडीज आपस में टकरा जाएंगी उसके बाद ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगी। सेपरेट होने के बाद मास 2 की वेलोसिटी बढ़ गई होगी। अब इसकी वेलोसिटी पहले जितनी नहीं रही तो इसकी वेलोसिटी को हम बोलेंगे v2 प्राइम। बिल्कुल इसी तरह मास 1 की वेलोसिटी कम हो चुकी होगी। क्यों कम हुई है? क्योंकि मास 2 ने इस पे पीछे की तरफ फोर्स लगाई है, तो इसकी वेलोसिटी को हम बोल देंगे v1 प्राइम। अब स्टूडेंट्स यहां पे हमने ये देखा कि मास 1 की वेलोसिटी कम हुई है, मास 2 की वेलोसिटी ज्यादा हुई है। तो अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो मास 1 के मोमेंटम के अंदर चेंज आया है क्योंकि इसकी वेलोसिटी कम हुई है। बिल्कुल इसी तरह मास 2 के मोमेंटम के अंदर भी चेंज आया है। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज्यादा हुई है। तो स्टूडेंट्स चूंकि इन दोनों के मोमेंटम के अंदर चेंज आया है तो हम इनके चेंज इन मोमेंटम की इक्वेशन लिख सकते हैं। उसके लिए स्टूडेंट्स हम प्रीवियस वीडियो के अंदर इंपल्स को डिस्कस करके आए हैं और हमने ये पढ़ा था कि इंपल्स इक्वल होता है किसके? F मल्टीप्लाई बाय T इज इक्वल टू mvf माइनस mvi। अब स्टूडेंट्स देखें, ये है चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल है? फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम के। तो अब हमने चेंज इन मोमेंटम की इक्वेशन लिखनी है m1 के लिए और चेंज इन मोमेंटम की इक्वेशन लिखनी है m2 के लिए। पहले लिखते हैं चेंज इन मोमेंटम की इक्वेशन m1 के लिए। उसके लिए हम लिखेंगे m1 पे जो फोर्स लग रही है वो क्या है? F प्राइम मल्टीप्लाई बाय T इज इक्वल टू, इक्वेशन देखें, mvf, m की जगह पे तो आएगा m1, और स्टूडेंट्स vf की जगह पे मास 1 की फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v1 प्राइम माइनस एज इट इज लिखेंगे, फिर आगे लिखा हुआ है mvi, तो m की जगह पे लिखेंगे अगेन m1 और vi की जगह पे लिखेंगे v1। देखें मास 1 की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? v1। अब स्टूडेंट्स इसे बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब बिल्कुल इसी तरह हमने चेंज इन मोमेंटम की इक्वेशन लिखनी है मास 2 के लिए। मास 2 पे जो फोर्स लग रही है वो है F, तो F मल्टीप्लाई बाय T इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। इसे बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। मैं एक दफा फिर बता देता हूं कि ये इक्वेशन हमने कहां से लिखी है। देखें स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, जिसे आप इंपल्स कहते हैं, वो इक्वल होता है mvf यानी मास और फाइनल वेलोसिटी माइनस mvi यानी मास और इनिशियल वेलोसिटी। तो उसी फॉर्मूला से इंस्पायर होके हमने ये दोनों इक्वेशंस लिख ली हैं। अब यहां पे स्टूडेंट्स एक और बात है जो आप नोट कर लें। न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक जब भी दो बॉडीज एक दूसरे के साथ टकराती हैं तो वो एक दूसरे पे एक जितनी फोर्स लगाती हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाती हैं। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो ये कि दोनों बॉडीज एक दूसरे पे जो फोर्स लगाती हैं वो एक जितने टाइम इंटरवल के लिए होता है। यानी जितने टाइम के लिए मास 1 ने मास 2 पे फोर्स लगाई है उतने ही टाइम के लिए मास 2 मास 1 पे फोर्स लगाएगा। इसीलिए स्टूडेंट्स यहां पे भी मैंने T लिखा है और यहां पे भी मैंने T ही लिखा है, क्योंकि दोनों फोर्सेस एक जितने टाइम के लिए लगती हैं।
अब इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, इसके बाद इन दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड करना है। तो हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशंस को जब ऐड करेंगे तो इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के लिए एक बात हमेशा के लिए याद रख लें कि लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ ट्रीट किया जाता है और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ ट्रीट किया जाता है। तो हम स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ ऐड करेंगे। तो हम यहां पे लिख सकते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड एफ प्राइम मल्टीप्लाई बाय टी प्लस इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है एफ मल्टीप्लाई बाय टी इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड ने राइट हैंड साइड के साथ ऐड होना है। इसकी राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1 प्लस स्टूडेंट्स इसकी राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। अब यहां से स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड पे दो टर्म्स हैं, एक f प्राइम मल्टीप्लाई बाय t और दूसरी f मल्टीप्लाई बाय t। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है t। तो यहां पे फिर हम t को कॉमन ले लेंगे और अब हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिखेंगे f प्राइम प्लस f, कॉमन ले लिया t को। देखें स्टूडेंट्स इसमें भी t मौजूद है, इसमें भी t मौजूद है, t को कॉमन ले लेंगे और इक्वेशन की राइट हैंड साइड एज इट इज आ जाएगी, यानी m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। अब स्टूडेंट्स हम रिकॉल करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। उसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब यह हुआ कि जितनी फोर्स मैस 1 पे लगेगी उतनी ही फोर्स मैस 2 पे लगेगी, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट। इसी को अगर हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं कि F और F प्राइम एक दूसरे के इक्वल हैं, लेकिन चूंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है तो साथ में हम लगा देंगे माइनस का साइन। अब स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो F इक्वल है माइनस F प्राइम के, तो इक्वेशन में जिधर F लिखा हुआ है उधर हम पुट कर देंगे माइनस F प्राइम। तो स्टूडेंट्स क्या इक्वेशन बनेगी, ये F प्राइम आएगा एज इट इज और F की जगह पे हम लिख देंगे माइनस F प्राइम और ये T स्टूडेंट्स एज इट इज आएगा और इक्वेशन की राइट हैंड साइड भी एज इट इज आ जाएगी, m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। अब स्टूडेंट्स देखें ये f प्राइम और माइनस f प्राइम एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, यानी यहां पे बचेगा 0 और 0 जब t के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी 0। दोबारा सुन लें, f प्राइम माइनस f प्राइम 0 और 0 t के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी 0। बाकी जो राइट हैंड साइड है उसे एज इट इज लिख देते हैं m1 v1 प्राइम माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 प्राइम माइनस m2 v2। अब स्टूडेंट्स जो माइनस वाली टर्म्स हैं उनको इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए ताकि वो भी पॉजिटिव हो जाएं। ऐसा करने के लिए ये जो टर्म है इसे भी हम इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे और ये जो टर्म है इसे भी हम इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, m1 v1 और ये भी इधर आएगी तो माइनस की टर्म प्लस हो जाएगी, m2 v2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे बच जाएगा m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। स्टूडेंट्स यही है फाइनल इक्वेशन। इस इक्वेशन को अंडरलाइन कर लें और अब हम इस इक्वेशन को समझने की कोशिश करते हैं। देखें स्टूडेंट्स m1 v1 क्या है, m1 v1 है इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास 1। m2 v2 क्या है, यह है इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास 2। तो अब ये चूंकि दोनों ऐड हो रहे हैं तो ये है टोटल इनिशियल मोमेंटम। अब इक्वेशन की राइट हैंड साइड को देखें,
ये है m1v1 प्राइम, यानी ये है फाइनल मोमेंटम ऑफ मास 1, और m2v2 प्राइम ये है फाइनल मोमेंटम ऑफ मास 2। चूंकि ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे टोटल फाइनल मोमेंटम लिखा हुआ है। तो हम ये लिख सकते हैं कि टोटल इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल लीनियर मोमेंटम। तो स्टूडेंट्स ये लॉ हमें ये बताता है कि अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम हो तो उस सिस्टम का टोटल इनिशियल मोमेंटम और टोटल फाइनल मोमेंटम एक दूसरे के इक्वल होते हैं। मेरे लफ्जों पे जरा गौर करें, मैं ये कह रहा हूं कि सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहता है, यानी टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन और टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन एक दूसरे के इक्वल है, यानी सिस्टम के टोटल मोमेंटम के अंदर कोई चेंज नहीं आता। इसे मजीद गहराई से समझते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर इंडिविजुअली बात की जाए तो मास 1 की वेलोसिटी के अंदर चेंज आया है, यानी मास 1 का मोमेंटम चेंज हुआ है। मास 2 की वेलोसिटी के अंदर चेंज आया है, यानी मास 2 का भी मोमेंटम चेंज हुआ है। लेकिन दोनों का टोटल इनिशियल मोमेंटम और टोटल फाइनल मोमेंटम चेंज नहीं होते, यानी इंडिविजुअली मोमेंटम के अंदर चेंज आता है लेकिन टोटल मोमेंटम के अंदर कोई चेंज नहीं आता। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब फाइनली हम इसकी स्टेटमेंट इस तरह से लिख सकते हैं, स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। हम ये लिख देंगे अगेन m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है टोटल इनिशियल मोमेंटम और राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है टोटल फाइनल मोमेंटम। तो आप ये कह सकते हैं कि एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर टोटल इनिशियल मोमेंटम और टोटल फाइनल मोमेंटम एक दूसरे के इक्वल होते हैं। और आप ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर मोमेंटम के अंदर कोई चेंज नहीं आता। तो आप अपनी बुक्स पे ये लिख लें कि टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज इक्वल टू 0। और इसी बात को हम एक और नए अंदाज से कह सकते हैं, वो ये कि एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर मोमेंटम ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, लेकिन टोटल मोमेंटम हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये बॉडी इस बॉडी के साथ जाके टकराई, इसने अपना मोमेंटम मास 2 को ट्रांसफर कर दिया, तो इसका अपना मोमेंटम क्या हो जाएगा, कम, इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, ज्यादा, लेकिन टोटल मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व। एक और बात है जो अपनी बुक्स पे लिख लें कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन तो मोमेंटम हमने देखा, हमने प्रूव किया कि कंजर्व है। आप ये भी लिख लें कि मोमेंटम इज आल्सो कंजर्व्ड ड्यूरिंग कोलिजन। कोलिजन के दौरान भी मोमेंटम कंजर्व रहता है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहां तक सारी बातों की समझ आ गई होगी। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको डिस्कस करेंगे, जिनके अंदर मोमेंटम हमें कंजर्व रहता हुआ दिखाई देगा। जी स्टूडेंट्स, अब हमने उन एग्जाम्पल्स का जिक्र करना है जिनके अंदर हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड करता हुआ नजर आता है। सबसे पहले जो एग्जाम्पल है वो एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर एक गन और एक बुलेट मौजूद है। देखें स्टूडेंट्स, जब बुलेट गन के अंदर मौजूद है तो गन भी रेस्ट पे है और बुलेट भी रेस्ट पे है। चूंकि दोनों रेस्ट पे हैं, दोनों की वेलोसिटी 0 है, तो दोनों का मोमेंटम भी 0 होगा। तो हम लिख सकते हैं टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना है, 0। अब स्टूडेंट्स यहां पे हम फर्ज कर लेते हैं कि गन का मास कैपिटल M है और बुलेट का मास स्मॉल m है। जब गन से फायर किया जाएगा तो बुलेट लेट्स सपोज v वेलोसिटी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी और गन स्टूडेंट्स रिकॉइल करेगी विद वेलोसिटी v प्राइम। तो हम ये लिखेंगे कि मास ऑफ गन है कैपिटल M, मास ऑफ बुलेट है स्मॉल m, फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन यानी गन के चलने के बाद गन की वेलोसिटी है v प्राइम और फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट है v। तो स्टूडेंट्स फाइनल मोमेंटम ऑफ गन कितना होगा, m मल्टीप्लाई बाय v प्राइम, और फाइनल मोमेंटम यानी गन के चलने के बाद बुलेट का मोमेंटम कितना होगा, mv, m मल्टीप्लाई बाय v। चूंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक टोटल इनिशियल मोमेंटम और टोटल फाइनल मोमेंटम एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, तो हम लिख सकते हैं टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना था, 0, तो यहां पे लिख दिया 0।
और टोटल फाइनल मोमेंटम के लिए हम गन और बुलेट के मोमेंटम को ऐड कर देंगे, यानी एम वी प्राइम प्लस एम वी। यहां से स्टूडेंट्स जो एम वी है ये दूसरी साइड पे जब जाके माइनस होगा तो कैपिटल एम वी प्राइम किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस एम इंटू वी के। इसका मतलब ये हुआ कि जितना मोमेंटम गन का है उतना ही मोमेंटम है बुलेट का, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। अपोजिट डायरेक्शन इसलिए है क्योंकि यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ने होल्ड करना है। ये यूनिवर्सल लॉ है स्टूडेंट्स, इसने होल्ड करना ही करना है। अब होगा क्या स्टूडेंट्स, होगा ये कि बुलेट ने अगर आगे की तरफ मूव किया है तो गन को पीछे की तरफ झटका खाना पड़ेगा, जिसे हम रिकॉइल कहते हैं। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यहां से स्टूडेंट्स एक और बात नोट कर लें, अगर मैं v प्राइम की इक्वेशन बनाऊं तो v प्राइम की इक्वेशन बन सकती है m मल्टीप्लाई बाय v डिवाइडेड बाय कैपिटल M। सिर्फ मैग्नीट्यूड्स लिखी हैं यहां पे मैंने। देखें स्टूडेंट्स, यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, और वो ये कि जो गन की वेलोसिटी है वो गन के मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसीलिए तो स्टूडेंट्स हम गन को भारी बनाते हैं। गन को भारी इसलिए बनाया जाता है कि अगर उसका मास ज्यादा होगा तो वो पीछे की तरफ जो रिकॉइल करेगी, जो झटका खाएगी, उसकी वेलोसिटी कम होगी। तो फिर हम इस एग्जांपल को इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं कि जब बुलेट फायर की जाती है, बुलेट आगे की तरफ निकलती है, तो गन पीछे की तरफ झटका इसलिए खाती है ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड कर सके। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल है जिसके अंदर एक बॉम्ब या एक शेल है जो लेट्स सपोज इस पोजीशन पे है। अब वो नीचे गिरता हुआ आ रहा है तो इसका मास भी होगा, और ये चूंकि नीचे गिर रहा है तो इसकी वेलोसिटी भी होगी, तो इसका मोमेंटम होगा। मैं इसके मोमेंटम को वेक्टोरिकली ड्रा कर लेता हूं। लेट्स सपोज इसके मोमेंटम का ये वेक्टर है, और वेक्टर की डायरेक्शन डाउनवर्ड इसलिए है क्योंकि ये नीचे गिरता हुआ आ रहा है। ये है इसका मोमेंटम, यानी मैंने इनिशियल मोमेंटम का ये वेक्टर बना लिया। अब स्टूडेंट्स हम सिंपलेस्ट केस अज्यूम कर लेते हैं, और वो ये कि इस पॉइंट पे आके ये बॉम्ब फट जाता है। लेकिन हम बहुत सिंपल सा केस अज्यूम करते हैं कि लेट्स सपोज ये दो हिस्सों में बटा, एक हिस्सा इस तरफ मूव कर गया, एक हिस्सा इस तरफ मूव कर गया। ये वो हिस्सा है जो इस डायरेक्शन में मूव करके आया है, इसका भी कुछ ना कुछ मास होगा, और ये मूव करके आया है तो इसका मोमेंटम भी होगा स्टूडेंट्स। तो फिर इसके मोमेंटम का मैंने ये वेक्टर ड्रा कर लिया, और इसी तरह इस हिस्से के मोमेंटम का मैंने ये वेक्टर ड्रा कर लिया। अब फाइनल मोमेंटम क्या है, P1 प्लस P2। इनिशियल मोमेंटम क्या था, P। अब स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टोटल इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। अब यहां पे देखते हैं कि मोमेंटम कैसे कंजर्व रहता है। देखें स्टूडेंट्स, अगर हेड टू टेल रूल अप्लाई किया जाए और इन दोनों मोमेंटम्स को, इन दोनों फाइनल मोमेंटम्स को ऐड किया जाए हेड टू टेल रूल के मुताबिक, एक ये वेक्टर है, इसके हेड को इसकी टेल के साथ जोड़ दें। देखें स्टूडेंट्स, यही किया मैंने, P1 वेक्टर के हेड को P2 वेक्टर की टेल के साथ जोड़ा है। अब जिधर हेड बचता है उधर हेड बनाएं, जिधर टेल बचती है उधर टेल बनाएं, तो हमें मिलेगा रिजल्टेंट वेक्टर। आप देखें, क्या हमें ये वही वेक्टर नहीं मिल गया जो इनिशियल मोमेंटम का वेक्टर है? तो हम लिख सकते हैं ये क्या है, P वेक्टर। तो फिर यहां से अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो मैं लिख सकता हूं P1 प्लस P2 इज इक्वल टू P। और ये इक्वेशन क्या बता रही है, ये इक्वेशन बता रही है कि टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल है किसके, टोटल फाइनल मोमेंटम के। स्टूडेंट्स आई होप आपको इस एग्जांपल की भी समझ आ गई हो। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक बैलून है जिसके अंदर हवा भरी हुई है। अब अगर हमने इसे यहां से पकड़ा हुआ है और हम इसे छोड़ते हैं तो गैसेस मूव करती हैं नीचे की तरफ और बैलून मूव कर जाएगा ऊपर की तरफ। यहां पे ऐसा इसलिए हुआ है ताकि मोमेंटम कंजर्व रह सके। देखें टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना था स्टूडेंट्स, 0, और फाइनल मोमेंटम भी कितना है, 0। क्यों? क्योंकि बैलून का मोमेंटम ऊपर की तरफ है, गैसेस का मोमेंटम नीचे की तरफ है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो टोटल मोमेंटम कितना रहेगा स्टूडेंट्स, 0। बिल्कुल इसी तरह रॉकेट वर्क करता है। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी है जो याद रखना है, वो ये कि मोमेंटम कंजर्व रहता है रॉकेट प्रोपल्शन के अंदर भी। यानी रॉकेट प्रोपल्शन का बेसिक प्रिंसिपल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कैसे? देखिए स्टूडेंट्स, ये एक रॉकेट है। रॉकेट के अंदर ये होता है कि रॉकेट के अंदर गैसेस भरी जाती हैं ताकि बर्निंग हो सके। अब स्टूडेंट्स, चूंकि रॉकेट रेस्ट पे है इनिशियली, उसके अंदर जो मौजूद गैसेस हैं वो भी रेस्ट पे हैं, तो टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, 0। जब बर्निंग होगी तो गैसेस बड़ी स्पीड के साथ नीचे की तरफ मूव करेंगी। उसकी वजह से जो रॉकेट होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में यानी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा।
अब यहां पे हुआ क्या है स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ने होल्ड किया है। कैसे? गैसेस का मोमेंटम और रॉकेट का मोमेंटम ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और फाइनल मोमेंटम भी कितना रहेगा, 0। और जब रॉकेट स्टूडेंट्स हवा में पहुंच जाएगा, स्पेस में पहुंच जाएगा, तब भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड कर रहा होगा। वो इस तरह से, जब गैसेस जल रही होंगी तो रॉकेट का मास कम हो रहा होगा। अब रॉकेट का मास कम हो रहा है, उसे अपना मोमेंटम गैसेस के बराबर लाने के लिए अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक टेक्निकल पॉइंट है और इस पॉइंट को आपने बड़े ध्यान से समझना है। गैसेस का मोमेंटम लेट्स सपोज डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और उसे मैं बोल देता हूं P, लेकिन इसी के साथ साथ गैसेस तो जलती जा रही हैं, तो रॉकेट का मास कम होता जा रहा है। अब चूंकि रॉकेट का मास कम हो रहा है और रॉकेट ने गैसेस के मोमेंटम को कैंसल भी करना है, तो रॉकेट का मास कम हो रहा है, तो रॉकेट का मोमेंटम कम हो जाना चाहिए। लेकिन चूंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ने होल्ड करना है, तो रॉकेट को गैसेस के मोमेंटम को कैंसिल करने के लिए अपना मोमेंटम कांस्टेंट रखना है। उसके लिए वो क्या करेगा, चूंकि उसका मास कम हो रहा है, तो वो अपनी वेलोसिटी को बढ़ा देगा, वो अपनी स्पीड को बढ़ा देगा, ताकि वो इतना मोमेंटम जनरेट कर सके जितना मोमेंटम है गैसेस का। तभी तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और उनका मोमेंटम कंजर्व रहेगा। स्टूडेंट्स, इसी बेस पे रॉकेट मूव करता है कि उसने गैसेस के मोमेंटम को कैंसिल करना है, और गैसेस के मोमेंटम को कैंसिल करने के लिए उसका अब मास तो कम हो रहा है, तो वो अपनी स्पीड को बढ़ाएगा, ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। स्टूडेंट्स, आई होप आपको इन सारी एग्जांपल्स की समझ आ गई होगी और आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, हम इस बात के साथ आज का लेक्चर एंड करते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमेशा होल्ड करता है। ये एक यूनिवर्सल लॉ है और ये हमें अपने इर्द गिर्द मुख्तलिफ जगहों पे नजर भी आता है। बस इसे समझने की और इसे देखने की जरूरत है। अल्लाह हाफिज।